वैम्पायर्स और लव स्टोरी। आई मीन वर्ल्ड ऑफ थमा, एक एक्साइटिंग लुक मैडक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का, जहां पहले चुड़ैल, फिर ब्रह्म राक्षस, फिर वेयरवुल्फ को एक्सप्लोर करने के बाद मैडक बढ़ता है अपने नेक्स्ट लोर की तरफ, वैम्पायर। व्हाट आई एब्सोल्युटली लव अबाउट मैडक फिल्म्स, स्पेशली जो उनका ये हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स चल रहा है, कि दे आर वेरी स्पेसिफिक विद देयर स्टोरी टेलिंग। भले स्त्री, भेड़िया, मुंजिया और अब थमा एक शेयर्ड यूनिवर्स का पार्ट है, बट हर एक फिल्म की अपनी एक इंडिविजुअलिटी है जो कि उस यूनिवर्स पे, कनेक्शंस पे डिपेंड नहीं करती। यू नो भाई कि ये पर्टिकुलर फिल्म भेड़िया से कनेक्टेड है, स्त्री से कनेक्टेड है, बट यू केयर द लीस्ट अबाउट इट बिकॉज अपने आप में उस फिल्म की स्टोरी इतनी होल और इतनी इंटरेस्टिंग है। वो सिर्फ यूनिवर्स कनेक्शन और कैमियोज पे अपने कंटेंट को मिल्क नहीं कर रहे हैं, एंड फॉर दैट रिस्पेक्ट। एंड आई होप कि मैडक इस चीज को कंटिन्यू रखे, बिकॉज करेंटली बॉलीवुड में दिस इज द ओनली सिनेमैटिक यूनिवर्स वील बी लुकिंग फॉरवर्ड टू। इसी के साथ बात करते हैं वर्ल्ड ऑफ थमा के ऊपर, थोड़ा डिटेल्स में घुसते हैं। स्टे ट्यून्ड। क्या हुआ? रुक क्यों गए? तो टीजर शुरू होता है एक इंटरैक्शन के साथ, जहाँ पे आयुष्मान खुराना पूछता है कि भाई रह पाओगी मेरे बिना 100 साल तक, एंड रश्मिका रिप्लाइज कि भाई 100 साल तो क्या, एक पल भी नहीं। एंड यहाँ से हमको एक अच्छा खासा आइडिया मिलता है कि व्हाट दिस फिल्म कैन बी अबाउट। अब जैसा कि सबको पता है कि भाई थमा से पहले इस फिल्म का टाइटल था वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर, एंड इस फिल्म में कुल मिला के 2 टाइमलाइंस होने वाली हैं, एक तो प्रेजेंट डे टाइमलाइन एंड दूसरा एंशिएंट विजयनगर में सेट, जो माइट बी विजयनगर एम्पायर है, फिर उसके बाद के टाइम का हो सकता है, जिसका अपना एक फिक्शनल कनेक्शन ये लोग वैम्पायर की हिस्ट्री के साथ देंगे। एंड ये जो डायलॉग आता है कि भाई रह पाओगे मेरे बिना 100 साल तक, दिस माइट हिंट कि यहाँ पे रीबर्थ या पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है। अब इसको और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं टीजर में। अब हमारे सामने यहाँ ये जगह आती है, विच आई एम नॉट एंटायरली श्योर, लेकिन ये नदी एंड जैसा स्ट्रक्चर है, आई थिंक इट इज मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ पिच्चावरम, जो कि तमिलनाडु में लोकेटेड है। एंड जो विजयनगर एम्पायर था, जो उसके अंडर सारी जगहें आती थी, उसमें से एक जगह तमिलनाडु भी थी। सो हाईली पॉसिबल कि ये जगह वो हो सकती है। फिर भी गेट अ लुक एट रश्मिका मंदाना, हु इज प्लेइंग तड़ाका, जो आई थिंक एक वैम्पायर है। फिर आता है आयुष्मान खुराना एज आलोक, एंड यहाँ ये लोकेशन आई थिंक इसी फॉरेस्ट की है जहाँ आलोक और तड़ाका आमने सामने आएंगे। एंड यहाँ पर देखो तुम आलोक के चेहरे पे चोटें देख सकते हैं, उसकी ड्रेस भी यहाँ गंदी हो रखी है। वेल आगे टीजर में हमें एक सीन मिलता है जहाँ एक भालू उसका पोछा बना रहा है जमीन पर। बाय द वे दिस इज स्ट्रेट अप कॉपीड फ्रॉम द रेवेनेंट। व्हाट नोटिस करने के लिए बैठा हूँ मैं, तो यही काम है। सो एनीवे ये जो चोट हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये इस भालू के पोछा बना देने की वजह से हुई है, एंड आई थिंक इस भालू से उसको रेस्क्यू भी यहाँ पे तड़ाका ही करेगी। यहाँ पर देखो कि उसकी स्टैंस किस तरह से है, प्रोबेबली उस भालू से लड़ने का स्टैंस। अब मैंने यहाँ पर पुनर्जन्म वाला कॉन्सेप्ट बताया था, तो यहाँ मेरी थ्योरी है कि जो आयुष्मान खुराना है, ये उसका दूसरा जन्म है। पिछले जन्म में आइदर वो रश्मिका की ही तरह एक वैम्पायर था, या फिर कोई और नॉर्मल ह्यूमन हो सकता है, और इन दोनों की लव स्टोरी थी उस जन्म में, एंड उस जन्म में आयुष्मान खुराना की डेथ हो जाती है। एंड जो वो डायलॉग आता है कि भाई रह पाओगे मेरे बिना 100 साल तक, आई थिंक दैट इंप्लाइज कि भाई पिछले जन्म में उसकी मौत के बाद से उसका जो अगला जन्म है वो शायद 100 साल बाद होगा, जिसका वेट अब रश्मिका जो कि एक वैम्पायर है वो करेगी। एंड सिंस वैम्पायर्स एज नहीं करते, तो भाई रश्मिका इसीलिए 100 साल से ऐसी ही है, अंटिल वन फाइन डे वो आयुष्मान के दूसरे जन्म को ढूंढ लेती है, जो कि ये है, जहां उसकी अधूरी लव स्टोरी को अब दोबारा से मौका मिला है। ऑल्सो आयुष्मान के प्रेजेंट डे वाले कैरेक्टर को लेकर भी कुछ इंसाइट्स मिली हैं कि इस फिल्म में जो प्रेजेंट डे वाला आयुष्मान है वो एक हिस्टोरियन है, एंड वो विजयनगर और वहां रहने वाले वैम्पायर के लेजेंड्स के बारे में खोज रहा है। एंड उसी खोज में वो इस जंगल में आएगा जहाँ भालू उस पर अटैक करेगा। एंड जैसा मैंने बताया कि भाई ये जंगल तमिलनाडु में है, एंड विजयनगर एम्पायर में तमिलनाडु आता था, तो उसके अकॉर्डिंग ये थ्योरी माइट फिट वेल। ऑल द टाइमलाइन को लेके कुछ चीजें अभी और हैं, वो भी आगे बात करते हैं। फिर ये नेक्स्ट सीन आता है जहाँ ध्यान से देखो तो ये रश्मिका है, जो आयुष्मान को ऐसे अपने कंधे पे चढ़ा के उसको लेके जा रही है, ऐसे उड़ते हुए। एंड आयुष्मान के कपड़ों पे ध्यान दो तो ये वही बेयर अटैक के टाइम पर है, एंड यहाँ पे आयुष्मान काफी इंजर्ड है एंड मोस्ट प्रोबेबली अनकॉन्शियस है। ऑल्दो यहाँ पे रश्मिका के कपड़े चेंज्ड हैं, हाँ पिंक कलर, जबकि यहाँ पे इट वाज ग्रीन। तो क्या ये सेम सीन नहीं है? वेल सेम सीन है, बट इसके बीच की कहानी थोड़ी लंबी है, अभी आगे बताता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ हमारे सामने ये जगह आती है जहाँ ऐसे चमगादड़ उड़ते हुए जा रहे हैं, किसी तरह का रिचुअल हो रहा है यहाँ पे नीचे। आगे सीन में देखो तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक फेस्टिवल मनाया जा रहा है। अब ये जो फेस्टिवल है इसको कहते हैं कुलासाई दशहरा। तो ये फेस्टिवल मनाया जाता है दुर्गा माँ की विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए दानव महिषासुरा के ऊपर, जहाँ ऐसे ये डांस प्लस प्ले किया जा रहा है। फिर यहाँ पर हम ये गुफा में इस आदमी को ऐसे बंधा हुआ देख सकते हैं। दिस इज नवाजुद्दीन सिद्दीकी, एंड नोटिस कि किस चीज से वो बंधा है, एंड उसमें काइंड ऑफ एक एनर्जी रन कर रही है। तो मतलब यहाँ पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी कोई नॉर्मल बीइंग नहीं है, इसीलिए ऐसे एनर्जी वाले चेन से उसको रिस्ट्रेन रखा गया है। पर क्यों ऐसे रिस्ट्रेन रखा गया है, अभी आगे समझाता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में देखो तो इसी सेम जगह
जगह में ये जो स्ट्रक्चर है इसी में से एक एनर्जी निकलते हुए देख रहे हैं हम। एंड ये एनर्जी का जो कलर है ये काइंड ऑफ काफी सिमिलर है उसी एनर्जी से जो यहाँ पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी के हाथ में जो ये बेड़ियां हैं उसकी हैं। तो यहाँ माइट भी इस सीन में जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी है वो आजाद हो रहा है, क्योंकि एंड के सीन में नवाजुद्दीन को ऐसे ही इस पिलर पे बैठे हुए देख सकते हैं जो इसी लोकेशन का है। तो इस वजह से ये पॉसिबिलिटी बनती है। अब इस सीन में देखो तो यहाँ ये लोग ऐसे आयुष्मान खुराना को उठा के ले जा रहे हैं एंड ये वही सेम जगह और वही सेम लोग हैं जो इस रिचुअल में शामिल थे। एंड फिर नेक्स्ट सीन में हम देख सकते हैं कि उसी सेम जगह पे रश्मिका भी है। एंड नोटिस द कलर ऑफ हर ड्रेस, हाँ वही पिंक ड्रेस जो यहाँ इस सीन में है। एंड यहाँ देखो तो नवाजुद्दीन को भी देख सकते हैं। एंड यहाँ शायद रश्मिका आयुष्मान को उसी से बचाने आई है। लेकिन यहाँ पे नवाजुद्दीन आयुष्मान को किडनैप करवाता ही क्यों है? वेल क्योंकि ये वही है जिसने आयुष्मान खुराना को उसके पिछले जन्म में मारा है। क्योंकि एंड में ये डायलॉग सुनो नवाजुद्दीन का, क्या हुआ? रुक क्यों गए? पिछले 75 सालों से कोई रोमांस नहीं देखा मैंने। उसने 75 साल से कोई लव स्टोरी नहीं देखी। एंड ये डायलॉग मोस्ट पहले वो आयुष्मान और रश्मिका को ही देख के बोल रहा है। एंड ही इज ऑल्सो अ वैम्पायर जो हम यहाँ दांत देख के समझ सकते हैं, और 75 साल से वो भी जिंदा है। एंड यहाँ पर हमें थोड़ा सा टाइमलाइन का भी अंदाजा मिलता है कि भाई प्रेजेंट टाइम में 75 साल पहले नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने आयुष्मान के पिछले जन्म को मारा था। एंड आई थिंक उसके बाद से वो 75 सालों तक ऐसे ही बेड़ियों में बंद था। एंड जब फाइनली वो आजाद हो गया है तो अब दोबारा से वो उसको मारना चाहता है। अब सवाल आता है कि भाई आयुष्मान को आखिर मारा क्यों और अब प्रेजेंट डे में उसको फिर से क्यों मारना चाहता है? तो भाई दो थ्योरीज हैं। पहली तो भाई यहाँ पे कोई लव ट्रायंगल वाला सीन हो सकता है, एज सिंपल एज दैट, या फिर दूसरा समथिंग मच बिगर। बिकॉज मैटर की पोस्ट देखो आयुष्मान के लिए, प्रेजेंटिंग आयुष्मान खुराना इज आलोक, इंसानियत की आखिरी उम्मीद। तो इट इज पॉसिबल कि आयुष्मान को जान से मार के नवाजुद्दीन को कुछ ऐसा गेन हो रहा है जो इंसानियत के लिए खतरा बन सकता है, या फिर सिंपली उसको पावरफुल बना सकता है। एंड इसीलिए यहाँ पर उसे किडनैप किया गया है, जहाँ से रश्मिका उसे रेस्क्यू भी कर लेगी। बट आई थिंक उससे पहले आयुष्मान काफी बुरी तरह इंजर्ड हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर देखो वो रश्मिका के कंधे पर एकदम अधमरा पड़ा हुआ है। एंड यहाँ रश्मिका आई थिंक उसे हॉस्पिटल लेके जा रही है, क्योंकि हम उसे हॉस्पिटल में भी देख सकते हैं वेयर आई थिंक ही इज डाइंग। और देखो वही सेम वुंड है, वही कपड़े हैं। फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसा कोई खड़ा है जिसका ब्लड गिर रहा है। अब ये फिल्म का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है और एक बहुत गजब डिटेल भी। अब यहाँ पर देखो ऐसे किसी की आंखें लाल हो रही हैं एंड दिस इज आयुष्मान खुराना। ये आईब्रोज देखो हम इससे समझ सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है इस फिल्म का। कैसे? क्योंकि आई थिंक इस पॉइंट पर रश्मिका आयुष्मान को वैम्पायर्स की पावर दे देगी। जैसा मैंने बताया कि भाई नवाजुद्दीन से एस्केप करने के बाद से आयुष्मान इज बैडली इंजर्ड। हम यहाँ पर देख भी सकते हैं कि भाई रश्मिका बिल्कुल स्क्रीम कर रही है बिकॉज आयुष्मान इज ऑलमोस्ट डाइंग। एंड यहाँ हॉस्पिटल में भी हम देख सकते हैं कि भाई अपनी इंजरीज की वजह से वो शायद मरने वाला है, ऐसे तड़प रहा है। तो आई थिंक उसकी जान बचाने के लिए रश्मिका उसको भी वैम्पायर बना देगी। माइट भी ट्रेडिशनल वे में यहाँ पे काट के, जो कि यहाँ पे खून टपक रहा है, ये वही सीन हो सकता है, या फिर किसी और तरीके से सिमिलर टू व्हाट हैपेंड इन भेड़िया, जहाँ कृति ने अपनी पावर्स वरुण को दी। एंड हम आगे आयुष्मान के वैम्पायर फॉर्म को भी देख सकते हैं अपनी सुपर स्पीड, अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए। एंड फिर यहाँ पे आइटम सॉन्ग। अच्छा मैडक ने मतलब एकदम बना लिया है कि भाई हर फिल्म में आइटम सॉन्ग होगा। खैर आई डोंट माइंड एज लॉन्ग एज द फिल्म डिलीवर्स। वी आल्सो हैव परेश रावल, दैट वन कैरेक्टर जो फिल्म के लोर को हम ऑडियंस को समझाएगा। स्त्री में पंकज, भेड़िया में दीपक और अब यहाँ परेश सर। एंड आई होप कि उनके कॉमेडी एंटीक्स को बढ़िया से इस फिल्म में मैडक इस्तेमाल करे। और ये क्या प्रहलाद चा तेवर देख के तो लग रहा है कि विधायक बन गए हैं। वेल इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि फैसल मलिक का भी क्या रोल होने वाला है इस फिल्म में। बाकी यहाँ पे खत्म होता है थमा टीजर का ब्रेकडाउन। बाकी तुम्हारे क्या ओपिनियंस हैं, तुम्हारे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस फिल्म से, तुम्हारी क्या थ्योरीज हैं, कमेंट करके जरूर से बताना। और अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। Till then, this is your Pop Culture Net signing off. We'll see you guys in the next video and thanks for watching.